नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विक्रम और वेताल की कॉमिक्स विक्रम वेताल और तीन राजकुमारियां कॉमिक्स का अगला भाग। उत्तराधिकारी कौन? वेताल पुनः शमशान में लौटकर सीरस के वृक्ष पर उल्टा लटक गया था। अभी राजा विक्रम सिंह भी उसका पीछा करते हुए वहीं आ गया और सीरस के वृक्ष से उसने वेताल को नीचे उतारा, फिर कंधे पर लादकर अपनी राह पर चल पड़ा। हठी विक्रमादित्य, तेरे साहस और धैर्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसलिए तेरे श्रम को भुलाने के लिए मैं तुझे नया किस्सा सुनाता हूँ, पर ध्यान रहे अगर राह में तूने मौन भंग किया तो मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था और उसके तीन जवान बेटे थे जो आज्ञाकारी थे और आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया। मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद यह घर उजड़ न जाए। क्या पता, जैसे आज मेरे सामने ये तीनों भाई प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, मेरे मरने के बाद भी क्या इसी तरह मिल जुल कर रहेंगे या लड़ झगड़ कर अलग हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद भी ये तीनों भाई ऐसे ही मिलजुल कर रहे, और ऐसा तभी हो सकता है जब मेरी मृत्यु के बाद इनमें से जिसके कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी आई वह समझदार होता था। घर में वह हमेशा वही चीज लाए जिसे तीनों भाई समान रूप से इस्तेमाल कर सके। इसके लिए मुझे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में जो पास होगा मैं उसी पर अपना घर चलाने की जिम्मेदारी डालूंगा और मेरी मृत्यु के बाद भी वही घर संभालेगा। फिर काफी सोच विचार करने के बाद बूढ़े किसान ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे अच्छे और प्यारे पुत्रों, संसार के नियम अनुसार अब मेरी मृत्यु निकट है और मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद तुम तीनों भाइयों में घर का मालिक बनने की बात पर कोई झगड़ा अथवा मनमुटाव न भी हो। इसीलिए मैं अपने जीते जी तुम्हारी यह समस्या हल कर देना चाहता हूँ, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद घर का मालिक कौन बनेगा। इस सवाल का हल खोजना है मुझे, और इसके लिए मैं देखूंगा कि तुम तीनों में से कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। जो मेरी परीक्षा में पास होगा और मैं उससे ही घर का स्वामी बना दूंगा और मेरी मृत्यु के बाद भी वही घर का मालिक बना रहेगा। हम वचन देते हैं पिताजी कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो सुनो, मैं तुम तीनों भाइयों को एक एक पैसा दे रहा हूँ, ये संभालो अपना एक एक पैसा। तुम तीनों बाजार जाकर अपने अपने पैसे की कोई भी ऐसी मनपसंद चीज खरीद लाओ जो इस घर के प्रत्येक प्राणी के लिए समान रूप से उपयोगी हो। और ध्यान रहे, जो भी वस्तु लाओ उस वस्तु से अपना घर भरा भरा सा नजर आए, अर्थात वह वस्तु इतनी अधिक होगी वह किसी की भी निगाह से छुपी नहीं रह सके। ठीक है पिताजी, हम आपकी इच्छा अनुसार ही एक एक पैसे को खर्च करेंगे। और तीनों भाई घर से अलग अलग दिशा को चल दिए। तीनों भाई तीनों अलग अलग शहरों में गए और पूछते पूछते हुए उस शहर के प्रमुख बाजार में पहुंच गए। पूरा बाजार अनगिनत आकर्षक चीजों से भरा है। बड़ा भाई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक ही पैसे के बदले उस बाजार में कौन सी चीज को खरीद ले जाया जाए। ऐसी कौन सी चीज बाजार में है जो पूरे घर के लिए समान रूप से उपयोगी साबित हो सके। बड़ा भाई कई बार पूरे बाजार में घूम गया, खूब सोचा विचारा, अंत में गेहूँ, एक पैसे में गेहूँ की 5 बोरी आएगी। गेहूँ से भरी 5 बोरियों से पूरा घर, न से ही एक कमरा तो भरा-भरा नज़र आएगा और गेहूँ घर में सबके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। और वह गेहूँ की 5 बोरियों गधों पर लदवाकर घर की ओर वापस लौट आया। पिता ने प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और गेहूँ से घर भर देने के लिए उसे शाबाशी भी दी। अब साल भर तक के लिए हमारे गेहूँ की जरूरत पूरी हो गई। यह तुमने अच्छा काम किया है बेटे। इसी बीच किसान का मंझला बेटा किसी नगर के एक बड़े बाजार में घूम रहा था। एक से एक आकर्षक और उपयोगी वस्तु है बाजार में, पर इनमें से ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जिसमें घर भरा नजर आए और वह सबके लिए समान रूप से उपयोगी हो। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुई, एक पैसे में ढेर सारी रुई आएगी जिससे हमारे घर की एक कोठरी पूरी भर जाएगी और रुई से पहनने और ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े बनेंगे जो सबके लिए समान उपयोगी होंगे। और दो गाड़ियों में रुई के गटर भरकर वह घर की ओर चल दिया। सारी रुई ने उसके घर की एक कोठरी पूरी भर दी। वाह शाबाश, तुमने तो और अच्छा काम किया। मेरे बच्चे, पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़ों की तो हम सबको जरूरत होती है, और तुम तो इतनी रुई ले आए कि इससे तो कपड़ा तैयार होगा वह हम सबके लिए कई वर्षों तक पर्याप्त होगा। पर तुम्हारा छोटा भाई पता नहीं कहाँ और कितनी दूर चला गया, और वह पता नहीं वह क्या चीज लाएगा खरीद कर। दोनों भाई और बूढ़ा किसान तीसरे नंबर के सबसे छोटे बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन ढल गया, शाम हो गई, पर छोटा तब भी घर नहीं लौटा था। अब तक नहीं आया तुम्हारा छोटा भाई? देखो, रात हो गई और कितना अंधकार फैल गया, अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। न घर में रखी गेहूं की बोरियां नजर आ रही और न ही रुई से भरी कोठरी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कौन कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ पिताजी, आपका छोटा बेटा। देर हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओह, इतना अधिक अंधकार है कि मुझे तुम भी नहीं दिख रहे, फिर भला वह चीज कैसे नजर आएगी जो तुम लाए? मैं जो चीज लाए हूं पिताजी, उसे देखने के लिए आपको सूर्योदय होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या वह चीज इतनी अधिक है कि तुम उसे घर के अंदर भी नहीं ले जा सकते? क्या उस चीज को तुम गाड़ी पे रख कर नहीं लाए हो?
नहीं पिताजी, वह चीज़ बहुत छोटी है, मैं उसे अपनी जेब में रख लाया। ओह! तब तो तुम हार गए बेटे, क्योंकि मेरे शर्त के अनुसार वह चीज़ सबको नज़र आनी चाहिए, जबकि वह तुम्हारी जेब में रखी है, जिसे तुम खुद भी नहीं देख पा रहे। अच्छा पिताजी, मैं हारा हुआ ही सही, पर मैं तुम्हें अपनी वह चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, दिखाओ। कुछ क्षण बीते, तभी पूरा आंगन, आंगन नहीं पूरा घर और घर की सभी अंधकार में डूबी कोठरियाँ तथा घर का प्रत्येक कोना रोशनी से जगमगा उठा। ओह! दीपक, बस एक छोटा-सा दीपक। लेकिन हाँ पिताजी, मुझे पूरे बाज़ार में यह दीपक ही एक ऐसी वस्तु नज़र आई जिसे मैंने आपकी इच्छानुसार घर के लिए बहुत उपयोगी समझा। बताओ राजा विक्रम, बूढ़े किसान को अपने तीनों पुत्रों द्वारा लाई गई चीज़ों में से किसके द्वारा लाई गई चीज़ सबसे अधिक पसंद आई? अर्थात उसने तीनों भाइयों में से किसे अपने घर का उत्तराधिकारी घोषित किया? अगर जानते हुए भी तू ना बोलेगा तो तेरे सर के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे को घर का उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसके द्वारा लाई गई दीपक की रोशनी से उसके घर का अंधकार दूर हो गया और पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। उस दीप की रोशनी की ही ऐसी चीज़ थी जिसकी उसके घर को सबसे अधिक ज़रूरत थी, जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजन। किसान ने घर का स्वामी अपने छोटे बेटे को ही बनाया, क्योंकि उसकी नज़रों में वही उतना समझदार था जिससे यह उम्मीद की भविष्य में भी वह इसी प्रकार की वस्तुएं घर में लाएगा जिससे घर में सबको समान रूप से ज़रूरत होती है। और जब तीनों भाई घर की हर चीज़ का समान रूप से उपयोग करेंगे तो ही उनमें कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही तूने मौन भंग कर दिया, इसीलिए मैं चला वापस वहीं जहाँ से तू मुझे कंधे पर ढोकर यहाँ लाया था। समाप्त।